इस बजट की खूबियां क्या हैं, खामियां कहां हैं, ये अर्थशास्त्री से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस में अर्थशास्त्रियों के बीच में। हमारे साथ पूर्वांचल के विख्यात सीए जय जी हैं, तो युवा जो अर्थशास्त्री हैं वो भी हैं। हर किसी ने इस पूरे बजट की गुत्थियां अलग अलग सेक्टर में सुलझाई हैं। किसी ने कृषि के बजट की गुत्थियां सुलझाई हैं, तो किसी ने मैन्युफैक्चरिंग को समझा है, किसी ने महिलाओं के लिहाज से समझा है इस बजट को, तो किसी ने शेयर मार्केट जिस पर सबका ध्यान है इस वक्त। तो सबसे पहले जय जी से बात कर लेते हैं। ओवरऑल बजट कैसा है, 10 में से कितने नंबर देंगे, और अगर नंबर देंगे तो उसको प्रूफ करिए कितने नंबर देंगे। देखिए, बजट जब भी आता है ना तो लोग देखने लगते हैं हमको क्या मिला, लोग बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इस बार सरकार ने अपना क्लियर मैसेज दिया है कि बजट जो है वो ग्रोथ के लिए रहेगा और जो देश के लिए भला होगा वही काम करेंगे। कोई इलेक्शन तो कोई लोकसभा वाले हैं नहीं कि लोग लुभावना की कोशिश की जाए, तो थोड़ा सा सख्त बजट कहलाएगा, लोग लुभावना नहीं कहेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इनकम टैक्स की पहले बात करें। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से चला रहा था। इतने चेंजेस हुए और सरकार ने उठा को डब्बे में डाल दिया, ठंडे बक्से में, और नया एक्ट लेके आए। इनकम टैक्स एक्ट 2025, उसको इम्प्लीमेंट की डेट भी घोषित कर दी। 1 अप्रैल 2026 से नया कानून आ गया है इनकम टैक्स एक्ट का। ये ध्यान दीजिए, इतना सिंपल कानून है, इसमें कोई भी पढ़ेगा उसको सारी चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल कानून है। सेक्शंस काफ़ी कम कर दिए हैं, फॉर्म्स काफ़ी कम कर दिए हैं, और लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाई कर दी है। पहले की लैंग्वेज बहुत टफ होती रही तो लोग समझ नहीं पाते रहे, अब सिंप्लीफाई कर दिया है। तो कर प्रावधानों को इन्होंने काफ़ी सिंपल करने की कोशिश की है, नया एक्ट लेके आए हैं। और जो स्लैब वाला रहता है उसमें कोई चेंज नहीं किया है। आज की डेट में भी वही है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। और अगर सैलरी वाले आप हैं तो 12,75,000 की आमदनी आपकी सैलरी वालों की है तो उनको कोई इनकम टैक्स देना ही नहीं है। तो 90% तो टैक्स से वैसे ही बाहर हो गए। देखा है तो हिंदुस्तान 1% ही लोग टैक्स देंगे अब। अच्छा, हाँ, ये आपने मतलब पहली बात आप ही ने बोली है इस पूरे उसमें। हाँ, ये समझने वाली 1% लोग अब टैक्स देंगे। बस टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले 5-6% होंगे। हाँ। देखिए, अगर आपकी आमदनी 4 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बार बार मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 12 लाख तक की छूट तब है जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करिएगा कि 8 लाख आमदनी रिटर्न फाइल करना है। आपका एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख ही है। 4 लाख से ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, लेकिन टोटल 12 लाख है तो टैक्स नहीं फाइल करना है। फिर आपको रिटर्न फाइल में सेक्शन 87 नहीं होता है, उसमें क्लेम करना है कि मेरी आमदनी 8 लाख है, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख है, मुझे टैक्स नहीं देना है। वो रिटर्न फाइल करना है, टैक्स नहीं जमा करना है 12 लाख तक आमदनी वालों को। अच्छा, बस संजय में जानूंगा बनारस को क्या मिला, और जो मिला उससे आप बनारस को कैसा देखते हैं? बनारस तो देखिए, बजट में जब तक 1-2-3 बार मैडम बनारस का नाम नहीं लेंगे नहीं तो बनारसी भी नाराज जाएंगे, मोदी भी नाराज जाएंगे। तो इन्होंने 3 बार नाम लिया, मैंने सुन रहा था। एक तो इन्होंने बताया डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है, NJP तक ले जा रहे हैं। उसके पटना और बनारस से घोषणा कर दी, यहाँ शिप की रिपेयरिंग होगी, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ गई है। सानात को बढ़ावा देने की घोषणा कर दी। प्लस इन्होंने कहा कि जो टेम्पल सिटीज़ ऑफ इंडिया है, खास बनारस के लिए, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि वो टेम्पल्स वाली जगह भी डेवलप हो और इंफ्रास्ट्रक्चर उसी अकॉर्डिंग डेवलप हो। यानी कि जहाँ आप मंदिर जा रहे हैं वो राहें आपकी बहुत आसान होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा होगा। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ कर रहे हैं वहाँ भले टेढ़े में रोड थोड़ी मिल सकते हैं, लेकिन टेम्पल जाने वालों को बहुत सॉलिड उसका ट्रीटमेंट होगा ताकि पर्यटन बढ़े, टूरिज्म पर्यटन बढ़े और धार्मिक टूरिज्म बढ़े, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर दी। प्लस ये और है, पूरे इंडिया में 10,000 आइकॉनिक गाइड बनाने की इन्होंने घोषणा कर दी है कि यानी कि आइकॉनिक 10,000 गाइड बनेगा। IIM ट्रेनिंग देगा होगा। सरकार चाहती है गाइड भी ट्रेंड हो, वर्ल्ड क्लास के हो। ये नहीं कोई भी बद लगा दिया पट्टा गाइड बन गए, वो चक्कर नहीं। तो उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है कि हमारा गाइड भी वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक हो, ताकि वो उनके पास पूरा पता हो हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री क्या है, तभी वो अच्छे गाइड के काम कर पाएंगे। तो अब आपने समझा कि देखिए, टैक्स को जितना बेहतर तरीके से जय जी ने समझाया है कि 1% ही लोग टैक्स देंगे, और टैक्स में एग्जेम्पशन क्या है, आपको RTR भरना क्यों जरूरी है, महिलाओं को क्या मिला ये आपसे समझेंगे। आप यूथ भी हैं और फीमेल्स भी हैं, तो महिलाओं के लिए क्या मिला? महिलाओं के लिए हम देख सकते हैं कि जैसा कि चैंपियन MSMEs की बात की गई है, उसके लिए अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं, जिससे कि वेमेन को एंटरप्रेन्योरियल जो भी वो एफर्ट्स लगाना चाहती हैं वो कर पाएंगी। उस एरिया में जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी, जो आपकी इंडस्ट्री
एंटरप्राइज जो प्रोड्यूस कर पा रही है, एक्सपोर्ट रिलायंट कितनी है, एक्सपोर्ट के लिए कितना रेडी है, उसके बेसिस पे आपको वो पैसे मिल पाएंगे, लोन ईजिली एक्सेस हो पाएगा। बाकी हम देख सकते हैं कि फॉरेन ट्रैवल को तो सबको अच्छा लगता है, वेमेन को तो भाई अच्छा लगता ही है। तो उसमें हम देख सकते हैं TCS जो है 5% से 2% तक डिक्लाइन हो गया है, तो ये काफ़ी रिमार्केबल चेंज है। बिसाइड्स दैट हम देखेंगे कि लेदर प्राइसेस, फुटवेयर्स लेदर के होते हैं, बैग्स लेदर के होते हैं, डिज़ाइनर हैंड बैग सबको पसंद है वेमेन की अगर बात करें तो फिर उनका प्राइसेस कम हुआ है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। आप समझेंगे आपका पूरा टैक्स की गुत्थी सुलझाइए संक्षेप में। जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि पहले रिटर्न फाइल करते थे तो उसकी जो ड्यू डेट रहती थी जुलाई रहती थी। अब क्या है कि कुछ फॉर्म में जो है चेंजेस लाए गए हैं, जैसे ट्रस्ट हो गया, कंपनियां हो गया, उनके केस में क्या कर दिया गया है 31 अगस्त कर दिया गया है। अब जैसे कि हम लोग डायरेक्ट टैक्स मेजर करते हैं, डायरेक्ट टैक्स मेजर में जैसे कि हम लोग पहले देखते थे फॉरेन टूर पैकेज निकलता है, उसमें जो है कि TCS करता था हमारा, उसमें 5% और 20% करता था। अब गवर्नमेंट क्या कर दी है, उसको हटा के सीधे 2% पे कर दी है। और उसके बाद जो है कि सेकंड पॉइंट हमारा है LRS होता है कि हम लोग जो फॉरेन इंस्टीट्यूट मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ने जाते थे, उस पर जो टैक्स लगता TCS लगता था वो 5% लगता था, उसको गवर्नमेंट क्या कर दी, हटा के 2% पे ही शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, बजट का सीधा ताल्लुक दो ही चीजों से होता है, एक तो रुपया है और दूसरा शेयर मार्केट है ना। आदमी शेयर मार्केट के ऊपर चढ़ने उतरने से बजट को समझता है। क्या है शेयर मार्केट? इस बार के बजट में जो ट्रेडर्स के लिए जो खबरें हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वो उतनी ठीक नहीं है, क्योंकि STT को बढ़ा के 0.02 से 0.05 कर दिया गया है, जो कि मोर देन 2.5 टाइम का एक तरीके से जंप है, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करने से हिचकिचाएंगे, जिससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे पर लॉट्स के। बट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दोनों के लिए अच्छी है, तो जिस वजह से आज स्टॉक भी रैली किए हैं दोनों सेक्टर्स के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी बने रह सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी खबर है। मतलब पिछले 1.5 साल से अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक तरीके से गिरी रही है, तो बाय ऑन डिप वाला ही एक तरीके से सिचुएशन चला है, तो ठीक है मार्केट के लिए। बट हाँ, मतलब वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे एक तरीके से ट्रेडर्स के लिए, स्टॉक टर्म ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, आपने किस क्षेत्र में रिसर्च किया और क्या गुत्थी सुलझाएंगे इस बजट की? सर एज अ यंगस्टर हम लोग CA स्टूडेंट यहाँ पर सारे लोग हैं। आप युवाओं की गुत्थी सुलझाएंगे इस बजट में, क्या मिला है? हाँ सर युवाओं में मेनली फोकस रहता है कि इस बजट से हमें जॉब के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कि सब लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 100% FDI अलाउ कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, ताकि बाहर के जितने भी कंपनीज है जो इंश्योरेंस के लिए वो काम करते रहे। प्लस इन्होंने क्या किया, टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए जो जैसे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, जहाँ पे जैसे कि बाहर कंपनी अमेजॉन होते हैं या GoDaddy होते हैं, जो हम लोग वेबसाइट्स वगैरह सेव करते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, उस चीज़ों को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया टैक्स हेवन करके कि 2047 तक इनको पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्लस इन्होंने क्या किया है कि जो क्रिएटिव लोग बच्चे होते हैं, जैसे गेमिंग्स में आते हैं या कॉमिक्स बनाते हैं या विजुअल या एनिमेशन में काम करते हैं, उनके लिए एक इंस्टीट्यूट के लिए बोला गया है कि वो बनाएंगे कॉलेज वगैरह, ताकि वहाँ बच्चे उस टाइप के बच्चे वहाँ पे ग्रोथ पाएँ और उनको प्रोफेशनल ग्रोथ बने, और उस टाइप का भी एक अलग स्ट्रीम बने जहाँ पे वो अपना रोजगार बनाते रहें। 7% आबादी गांव में अभी भी रहती है, ये हम लोग कहते हैं। तो अब चलते चलते आप बस किसानों के लिए समझा दिए, क्योंकि किसान आम भाषा समझता है, आम भाषा में समझाइए किसानों को क्या मिला। किसानों के लिए तो और भी अच्छा हो गया। पहले इनकम टैक्स लॉस बहुत टफ थे, अब तो नया इनकम टैक्स आ गया 2025 का, जिससे किसानों को भी समझ में आएगा, इजी लॉ हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट AI की वजह से किसानों को तक बताना चाहती है कि कौन सा क्रॉप उगाएं जिससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। उसके बाद ऑरेंज इकोनॉमी लागू किया गया, जिसकी वजह से किसानों को और हेल्प होगा। उसके बाद क्रेडिट वगैरह में थोड़ा रिलीफ दिया गया है, जिससे ईजिली क्रेडिट मिल जाएगा बैंक की तरफ से, और दैट्स ऑल। आपने किसानों की बात की, एक सवाल बस आपसे अंतिम करूंगा। पिछली बार मखाना बोर्ड की बात थी, बिहार में चुनाव थे, इस बार जो है अखरोट की और जो है नारियल की और तमाम सारी, मैं देख रहा था कि वही फसलें वही पेड़ हैं जो साउथ में उगते हैं। क्या माने कि अब इस बार साउथ में पॉलिटिकल फोकस, इसलिए किसान का थोड़ा सा पॉलिटिक्स में नो कमेंट। तो खैर ये है बजट का लब्बो लुआब, किसको क्या मिला, किसान को क्या मिला, रोजगार को क्या मिला, जो सेंसेक्स है शेयर बाजार वो क्या पाएगा, इसके अलावा महिलाएं क्या पाएंगी, इसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, खासतौर से टैक्स है वो क्या है, और ओवरऑल बनारस को क्या मिला, पूर्वांचल को क्या मिला, पर्यटन को क्या मिला और देश को क्या मिला, ये सब गुत्थियां मुझे लगता है कि काफी हद तक आप इस बजट की सुलझा पाए होंगे।
पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।